दो वेरिएबल्स एक्स, मैम दो वेरिएबल्स एक्स और वाई है, उनके दोनों के बीच अगर कोरिलेशन 0 होगा तो आपने बोला था कि वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तभी आपने पूछा था कि फॉर्मूला जो हम लोग रिलेशन लिखते हैं उसमें जो फॉर्मूला था ना, तो उसमें आपने बोला था उस फॉर्मूला की वैल्यू क्या होगी उस टाइम में। तो हाँ, उसके बारे में पूछना था। ये तो आंसर हाँ आपको मैम, देना था। तो अभी नहीं आता था मैम, तो इसलिए आपसे पूछा। तो आप बता दीजिए मैम, नहीं आ रहा। ठीक है, ये बता देंगे। और कुछ, और ऐसा कोई भी है जो आज प्रेजेंट जिनका कल नहीं हुआ था टेस्ट ओरल, ऐसा कोई है? लिस्ट तो मेरे पास होगा बट अभी यहाँ नहीं है मेरे पास। बताओ, ऐसा कोई नहीं है जिसका टेस्ट नहीं हुआ? और सब लोग कैमरा ऑन करो। तो कितनी बार बोलना पड़ेगा कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो? अजीब हाल है। जयत, अदिति, अभिषेक कुमार। मैम कर रहे हैं मैम, 2 मिनट मैम। ओके, संकित, अलका सिन्हा, कैमरा ऑन करो सब। अभिषेक कैमरा ऑन करो। हाँ अलका, बोलो क्या हुआ? हैंड रेज किया है, अनम्यूट करिए, बोलिए क्या हुआ? आप लोगों ने नहीं दिया था टेस्ट? जयद एंड अलका सिन्हा, लोगों ने तो दिया था। अलका तुमने दिया था? इसका हैंड रेज हो रहा है, म्यूट है, अभी भी बोलना भी नहीं है, क्या हुआ? रोल नंबर 22। नहीं हो रहा है, खुद से ऐसे कैसे होगा? सेटिंग में जाके चेक करो। चलो, जो था हम वही डिस्कस कर देते हैं पहले। रुक जाओ। कोरिलेशन 0 होगा तो फॉर्मूला में कैसे क्या जाएगा, ये हम बताए थे, तुम लोग शायद ध्यान नहीं दिए हो। फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोरिलेशन का? कोरिलेशन R इज इक्वल टू कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ जो भी वेरिएबल है एक्स वाई वो हो जाएगा। दिस होल टर्म इज डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई। यही टर्म होता है हमारे पास, है ना? वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, इसी को अंडर रूट कर लो अल्टीमेटली। ठीक है, अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया था अगर r इज इक्वल टू 0 है कहीं भी, तो इसका मतलब ये हुआ दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0। और ये पूरा टर्म अगर 0 है तो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ा था, वेरिएशन, अंडर रूट वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 0 कब होता है? याद करो जरा, वेरिएशन 0 कब होता है? बताओ, वेरिएशन 0 कब होता है? तो बता सकते हैं मुझे? कोई भी? वेरिएशन 0 सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे बताया जा सकता है ये टर्म।
वेरिएशन क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस फ्रॉम द एवरेज वैल्यू टू जो टर्म आप निकालते हैं, यही वेरिएशन बताया है। मैंने इसका एग्जांपल आपको सिंपल दिया था। सब लोगों के पास दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान है, ऐसा है ना? लेकिन सबका शक्ल कैसा है? सब एक दूसरे से डिफरेंट है। यही वेरिएशन का एग्जांपल है, जो कि बहुत ब्रॉडर सेंस में आपको दिख जाएगा। दुनिया का जितना आबादी है उतने लोग हैं और सबका जो शक्ल है एक दूसरे से अलग है। किसी का फेस जो है एक दूसरे का डुप्लीकेट कॉपी नहीं है क्या? बताओ, ऐसा कोई डुप्लीकेट कॉपी है? सही है सर? कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटी मिल जाएगी। ऐसा मिल सकता है जहाँ बोलते हैं हम लोग कि ट्विंस का फेस एक जैसा होता है, बहुत सारा कंपैरिजन आपको दिखेगा भी एक जैसा होता है, ऐसा दिखेगा आपको, और ऐसा होता है कुछ कॉपी जैसा एक जैसा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक जैसा होता है, मतलब ये है कि दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है। तो वेरिएशन जीरो होने का मतलब है देयर इज नो डिफरेंस इन डेटा। डेटा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और अगर डेटा में डिफरेंस होगा ही नहीं तो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। मतलब ये कहा जाए पूरी क्लास में सबको 60 नंबर आया, तुमको भी 60 आ गया, तुम्हारे फ्रेंड को भी 60 आ गया, तुम्हारे फ्रेंड के फ्रेंड को भी 60 आ गया, उसके फ्रेंड को भी 60 आ गया, मतलब ऑल 60 स्टूडेंट्स आर गेटिंग 60 मार्क्स। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल? नो मैम। सबको ही सेम मार्क्स आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को इक्वल मार्क्स आ जाए, लेकिन सबको ही सेम मार्क्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वेरिएशन जीरो होने का मतलब ये होगा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इक्वल मार्क्स। मतलब वेरिएशन अगर इसका एवरेज भी निकालोगे, इन दैट केस एक्स बार इज ऑल्सो 60। अब अगर वेरिएंस निकालोगे तो 60 एक्स माइनस एक्स बार निकालते हो ना आप, एक्स माइनस एक्स बार। सो एक्स माइनस एक्स बार क्या हो जाए? एक्स आई माइनस एक्स बार। ये टर्म भी जीरो आ गया, ये भी टर्म जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ईच एंड एवरी टर्म इज गोइंग टू बी जीरो। इसका स्क्वायर करोगे, अब जीरो का स्क्वायर करो, दैट इज आल्सो जीरो, दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज आल्सो जीरो, अल्टीमेटली सारा वैल्यू जीरो होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि हार्डली पॉसिबल है। इनफैक्ट दिस इज नियरली इम्पॉसिबल, जो कि होगा ही नहीं। सो फ्रॉम दैट वी कैन इंटरप्रेट दैट this term is never going to be zero। ये जो है ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। और इसी तरह y की बात करें तो ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब ये है ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो जीरो नहीं होगा। तो जीरो फिर क्या होगा? ये जो वैल्यू है कोवेरिएंस टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो बाय सम कांस्टेंट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मूला में ये पूरा टर्म जीरो कब हो सकता है? जब ये टर्म जीरो हो जाए, क्योंकि ये टर्म कभी जीरो होगा नहीं, ये भी टर्म कभी जीरो होगा नहीं। तो क्या जीरो हो सकता है? ये वैल्यू जीरो कब आ सकता है? ओनली व्हेन कोवेरिएंस इज जीरो। ठीक है, यही हम पूछना चाह रहे थे। समझ आया? Yes, ma'am. म्यूट करके मुंडी हिलाओगे, ma'am. हाँ ना बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा मुझे। ठीक है, सो यही होता है। कोरिलेशन तभी जीरो होता है जब कोवेरिएंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी जीरो। और ये जब भी जीरो हो गया तो पूरा टर्म जीरो होगा। और ये चीज आप लिख दीजिएगा, कभी भी वेरिएंस इक्वल टू जीरो नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल। ये टर्म आप लिखते हैं वेरिएंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा, बट हमेशा जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो दिखेगा, आप जो डील करेंगे डेटा से, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो। बट मिनिमम वैल्यू इसका जीरो हो सकता है, बट जीरो कब होगा? जब ये केस राइज होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है। कोरिलेशन का वैल्यू जब तभी जीरो हो जाता है, तभी जीरो होता है जब आप पूरा का पूरा टर्म जीरो, मतलब कोवेरिएंस टर्म जीरो होगा। और कोवेरिएंस का मतलब यही हुआ सम ऑफ डेविएशन। इसको जरा ध्यान से देखना तो आपको याद होगा, दिस इज समेशन एक्स वाई या फिर एक्स आई माइनस एक्स बार लिखते हो इसको, जो फॉर्मूला है, एंड दिस इज वाई आई माइनस वाई बार। अब जरा यहाँ ध्यान से इस चीज को देखना,
So this term is what? Sum of deviation from mean. ये था deviation from mean, deviation from mean, deviation from mean for x, deviation from mean for y, और दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका ओवरऑल सम, यही कोवेरिएंस होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जनरली क्या होता है, इसमें अगर कुछ माइनस आ गया, इसमें कुछ माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस होकर सॉल्व हो जाता है, इस तरह का रिजल्ट आता है। बट ओवरऑल जो सम करोगे लास्ट में वो टर्म 0 हो जाएगा। सो यही पॉसिबल है, यही टर्म था जो हम पूछ रहे थे। और कोई प्रॉब्लम जो हम लोग लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन सेशन में चल रहा था टेस्ट वगैरह में, बताओ उसमें से और कुछ है जो समझ नहीं आया? मैम बोलो। रिग्रेशन का नोटेशन क्या है? रिग्रेशन का नोटेशन पता नहीं कितनी बार बचा चुके हैं। दिस इज by(x) dxy, so by(x) is the regression coefficient of y on x and x on y. by(x) is the regression coefficient. ठीक है मैम, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होता है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो होता है जिसमें मैंने एक एक्सप्रेशन आपको बताया था, y इज इक्वल टू, एक ग्राफिकली बताया था, याद है? इस तरह का पूरा ग्राफ बताया था। म्यूट करके बोलोगे लोगों को सुनाई नहीं देगा, मेरा कान इतना तेज यस है मैम, नहीं। यस मैम। ठीक है, अब इस तरह का ये पूरा जो टर्म है, इसमें आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट में मैक्सिमम पॉइंट्स को जो टच करेगा वो रिजल्ट आएगा। अगर इसी को इक्वेशन के बेसिस पे देखना चाहो तो ये होता है y इज इक्वल टू, आपके पास टर्म था a प्लस bx एंड दिस टर्म प्लस सम एरर, मैंने बोला था याद है? एरर टर्म इन्वॉल्व होता है। आप एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, अगर एक्सपेंडिचर के बेसिस पे किसी का इनकम पता कर रहे हैं तो पता चला कि आपका बहुत सारा एक्सपेंसेस ऐसा होगा जो आपको पता ही नहीं है। हो सकता है मेरा इतना एक्सपेंस हो जो आपको पता नहीं हो, जो प्राइवेट मैंने छिपा के रखा है, सबको बता के नहीं रखा है। जो चीज आप देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही चीज आपको पता है ना, उतना ही आप जानते हो मेरे एक्सपेंसेस के बारे में। अब उसके बेसिस पे मेरा इनकम एस्टिमेट करोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो, और जितना ये एरर कम होगा, ये एरर, ये वाला पोर्शन, इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो, एरर इज इक्वल टू y माइनस ab, सॉरी a प्लस bx, मतलब ये पूरे टर्म को इधर घटा दो, a माइनस bx। ये जो टर्म है, इस टर्म में जब इस एरर का स्क्वायर, या फिर इस एरर को समझ लो मिनिमम जब होगा ये एरर, तब हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिलेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन आएगा, ये तभी मिलेगा जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो। और इसको एक्चुअल में हम लोग इस पे समेशन ऑपरेट करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, वो रिजल्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट देता है। बट इसको हम लोग अभी पढ़े नहीं है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट वही है जिसमें ये जो एरर है वो मिनिमम हो जाए, मतलब मेरे इनकम को एस्टिमेट करने में जो आप भी गेसिंग गेम जो भी कर रहे हैं वो कम हो जाए, मिनिमम हो, एरर 0 नहीं होगा। ठीक है, एरर 0 नहीं होगा, बट एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी का केस तो कभी स्टैटिस्टिक्स में आता ही नहीं है ना? कभी भी 100% एक्यूरेट हम रिजल्ट नहीं बता सकते, यही चीज है। ठीक है, समझ गई? लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होगा? व्हेन द एरर इज मिनिमम, या फिर इसको ये कहा जाता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज मिनिमम, तो वो जो होगा दैट इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और अगर ग्राफिकली बोलो तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट को टच करता है, वो जो लाइन जाएगा, दैट लाइन इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यस, बोलो, और कोई कुछ पूछ रहा था? मैम पैरामीटर्स ऑफ द लाइन क्या होता है? पैरामीटर्स इज a and b। पैरामीटर्स ऑफ द लाइन जो है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट्स है, दैट आर द पैरामीटर्स है। मैम, बुक में एक मेथड लिखा था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड आउट द वैल्यूज a and b, वो क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है, वो जब पढ़े ही नहीं है तो अभी बताइए कैसे। और कुछ और क्वेश्चन बताओ, वो भी बता रहे, लेकिन बताइए और कुछ क्वेश्चन और बोलिए, आंसर सबका हम एक बार दे देंगे अगर वो रिलेटिव टर्म हुआ तो। पैरामीटर हो गया, लाइन ऑफ, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर ना, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। सो वो, और बताओ।
वो सब मैंने आपको पढ़ने के लिए इसीलिए दिया है, सारा टर्म्स देखो, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो जब हम उसको डील करेंगे ना तो वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वही मेथड लाइन ऑफ बेस्ट फिट देता है, जो कि यही है अगेन, ठीक है। और इन सब मेथड के बेसिस पे जो आप ए और बी निकालते हैं, या फिर जो आपने ए और बी ऑलरेडी निकाला है, दैट इज द पैरामीटर्स ऑफ द लाइन, पैरामीटर्स ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। लाइन ऑफ बेस्ट फिट यही देगा, जो कि उसमें टर्म आपने कहा लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड में जो लीस्ट वर्ड है दैट इज फॉर मिनिमम, एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैंने कहा था, है ना। आपका जो गेसिंग है, जो एस्टिमेशन है, जो आपने मेरे इनकम के बारे में जो अंदाजा लगाया है वो सही है, तो वो सही होगा, इसका तो 100% एक्यूरेसी नहीं बता सकते, एग्जैक्ट इनकम तो नहीं बता सकते हो, सिर्फ गेस के बेसिस पे तो एग्जैक्ट इनकम किसी का नहीं बताया जा सकता। तो अब आप क्या करेंगे, वो जो भी बताएंगे उसमें कुछ एरर होगा, और जो एरर होगा वो मिनिमम होगा, वो लीस्ट होगा। तो हमारा जो भी मेथड है, जो भी आंसर हम बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट होगा, नियर टू एक्यूरेसी होगा, ठीक है, समझ गए। यस मैम। यही चीज है। तो लीस्ट वर्ड उसके लिए है, और एक वर्ड यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग किया है, ध्यान से देखो, मैंने एरर का स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। सो एक तो एरर को स्क्वायर को मिनिमम करना है, वर्ड यहाँ पे क्या आ गया, पहले आप एरर को मिनिमम कर रहे थे, अब आप एरर के स्क्वायर को मिनिमम कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तब इसके बेसिस पे जो ए और बी और जो भी पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट गिव्स द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और वही रिग्रेशन इक्वेशन का परफेक्ट इक्वेशन होता है, रिग्रेशन लाइन जिसको बोलते हैं, दैट लाइन इज द रिग्रेशन लाइन, और दैट लाइन इज आल्सो नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन, चलो ये लोग पढ़े हैं इसका मतलब पीडीएफ, और बाकी लोग पढ़े हैं या नहीं? हाँ, बाकी लोग नहीं पढ़े हो? मैम हाँ पीडीएफ बोलो। में इस था रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट में जो 2 नंबर था प्रॉपर्टीज, इफ वन द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो मैम आपने बताया था कि जो रिग्रेशन है कभी 1 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब मैंने रिग्रेशन के लिए ग्रेटर देन 1 का बात नहीं कहा था, रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा हो सकता है, बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा हो सकता है। लास्ट क्लास में हम लोग आई गेस क्या क्वेश्चन बनाए थे, y is equal to a रिग्रेशन क्वेश्चन बनाया है, देखो जरा, इसमें एक में 0.5 आया था a और b का वैल्यू, दूसरे में शायद ज्यादा आया था, 1 से ज्यादा आंसर है, चेक करो तो एक बार। तो यहाँ पे लेकिन लास्ट में आंसर था हुआ है 1.29 विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब रुको पे एक बार चेक कर। रिग्रेशन में ऐसा होता है, रिग्रेशन सॉरी कोरिलेशन में होता है, कोरिलेशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, बट रिग्रेशन में ऐसा नहीं है, रिग्रेशन हो सकता है, आराम से हो सकता है। देखो जरा लास्ट का आंसर बताओ ना, बी एक्स जो ए बी और सॉल्व किए थे ना, उसका आंसर मुझे बताओ। A का 1.1 था और B का 1.3 था। 1.1 है ना, सो 1.1 1.3 ग्रेटर देन 1 तो है ही। और एक में आपका दूसरा इक्वेशन होगा, एक ये x और y या फिर y और x, किसी एक का 0.5 आया था, a और b दोनों, तो यस मैम, है ना। यस मैम है। रिग्रेशन में ऐसा होता है, रिग्रेशन कैन बी मोर देन 1, बट वहां पे वही कंडीशन है जो तुम अभी जस्ट बता रही हो, अगर किसी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब ये है जो अभी हम डील करेंगे इन सबको, लेकिन बता देते हैं, बी वाई एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है, सपोज आप बी वाई एक्स, वाई उल्टा लिख दिए हम, वाई जेड ही मान लो, दिस इज ग्रेटर देन 1, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 मतलब जो दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन है, जो दूसरा रिग्रेशन इक्वेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, ये बताता है ना, ऐसा यस होता मैम। है।
क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो वैलिड होता है BYX इंटू BXY जो होता है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिनिमम इन दोनों का रिजल्ट अल्टीमेटली 1 होना चाहिए, तभी ये कोरिलेशन जो है वो 1 होता है एंड दिस इज इक्वल टू कोरिलेशन। तो अगर एक जो है वो 1 से ग्रेटर है तो दूसरा जो वैल्यू होगा VYZ है तो Z ही लिख देते हैं, ZY होगा दैट इज लेस देन 1, क्योंकि अगर एक ग्रेटर देन 1 है दूसरा लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू जो इस तरह से आएगा तो अल्टीमेटली इसको 1 आना चाहिए, क्योंकि कोरिलेशन 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना। यस मैम, बट यहाँ पे 1.29 है तो मतलब मैम ये नहीं हो सकता ना। इसका वैल्यू 1.29 है, वो 1.29 एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल है बुक में। बोल रहे हैं ना नहीं। कि नहीं हो सकता है। एक मिनट, वैल्यू किसका आ रहा है वो ये बताओ। मैम जैसे BXY मतलब 1.2 दिया हुआ है और BYX है 1.4, तो हम लोग इसका कोरिलेशन निकाले हैं इस फार्मूला पे। तो ठीक है समझ गए। तो ये बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक वैल्यू इतना आ रहा है 1.24 आ रहा है और दूसरा मान लो हम कुछ और लिख देना है 2.46 आ रहा है, तो ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं हो सकता, यही बोलना चाह रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करोगी तो ये प्रोडक्ट अंडर रूट जाएगा। अब इस प्रोडक्ट का अंडर रूट तुम आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, जो भी वैल्यू आएगा 2 से ज्यादा ही आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 3 पॉइंट का अगर अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट 3 मान लो, हम 3 ही लिख देते हैं उसको, अंडर रूट 3 लिखोगे, अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या आता है 1.83 ना, इसके अराउंड आएगा। तो ये कोरिलेशन का वैल्यू वैलिड है क्या? नहीं है, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा, ये बताना चाह रहा है। वहां पे नहीं होगा ये बता रहा है। तो ये रिग्रेशन के केस में एक दोनों इस तरह से नहीं एग्जिस्ट हो रहे, किसी एक की बात करोगे तो वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, मतलब उसमें जो आप पढ़े थे ना, एक में 0.5 आ रहा था, एक में 1.3 आ रहा था, तो ये वैलिड है, लेकिन अलग अगर से मैं दोनों ही इस तरह का आ रहा है तो वो वैलिड नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और बताइए संजना, कैमरा बंद है तुम्हारा, रोल नंबर 15। अब जिसका कैमरा होगा ना उसको बिना कुछ बोले हम रिमूव कर, बार बार याद नहीं दिलाएगा कैमरा ऑन। रिग्रेशन मॉडल का डिस्कशन किए थे तो उसमें बताया था एक सिंपल और मल्टीपल होता है, तो मैम आप बोली थी कि मल्टीपल वाला हम बाद में बताएंगे। मल्टीपल रिग्रेशन तुम लोगों को नहीं पता, मत पूछो, मल्टीपल रिग्रेशन नहीं है आपके पास। सिंपल रिलेशन अच्छे से पढ़ लीजिए, कोरिलेशन, लीनियर रिलेशनशिप मतलब कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है टू वेरिएबल के लिए, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट, वो उतना अच्छे से समझ लो। मिनिमम स्क्वायर, जो लीस्ट स्क्वायर मेथड वगैरह है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उन सबको अच्छे से लिखते एक्सप्लेन करते हम चले जाएंगे, वो चीज करते चले जाइए। फिर उसके बाद अब रिग्रेशन में मल्टीपल रिग्रेशन और वो सब टर्म, हालांकि जो एप्लीकेशन होता है रियल लाइफ में वो मल्टीपल रिग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट है, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो तो वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है, उसमें सिर्फ आप 2 रिलेशन पढ़ते हैं। वो अब उसी में चीज हो गया ना, जैसे मैंने बताया था लास्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को, अब एक इनकम को एक्सपेंडिचर को बताने के लिए नंबर ऑफ फैमिली होगा, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, फिर फूड हैबिट पे डिपेंड करता है, हेल्थ पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे क्या एक्सपेंस है उस पर डिपेंड करता है, फिर आपको मिसलेनियस से एग्जिस्टिंग वेल्थ उसके पास कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इनकम और एक्सपेंडिचर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स को जब आप एक साथ स्टडी करेंगे तब मल्टीपल लीनियर का कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीपल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है, और सब कुछ आपस में लीनियरली रिलेटेड रहता है। अगर उतने सारे फैक्टर्स को हमें नहीं स्टडी करना तो फिर हमारे मल्टीपल रिग्रेशन करने की जरूरत है, बट रियल लाइफ मैम में। हम लोग हाँ बोलो। मैम हम लोग ये कह सकते हैं कि रिग्रेशन एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। रिग्रेशन एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, एरर को एक्चुअली मिनिमाइज करता है। डिटेक्ट करने के लिए देखो, डिटेक्शन वर्ड एक आता है ना, जब आप
ऑलरेडी पता है कि आप जो कर रहे हैं वो किसी न किसी कहा जाए एक अंदाजा लगा के काम कर रहा है। जैसे मान लो तुम सोचोगे कि हमको एक क्या बोला जाए, हमको 99% मार्क्स लाना है। अब 99% मार्क्स लाना है, ये हाइपोथेटिकल एम है। जब तक वो एक मतलब आप उसको अटेंड नहीं करते तब तक वो हाइपोथेटिकल टर्म ही है। अब उसके लिए आप बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको उस चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब उस चांस को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी एफर्ट लगा रहे हो, जिस भी बहुत तरीके से आप एफर्ट लगा सकते हैं, वो सारे एफर्ट्स का सम जो होगा, रिजल्ट होगा, दैट इज दैट सक्सेस, जो मार्क्स आपको अल्टीमेटली मिल रहा है। अब वो मार्क्स मिल रहा है या फिर मिलेगा या फिर उससे कम मिलेगा या फिर उससे ज्यादा मिलेगा, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो जो रिग्रेशन टर्म है, रिग्रेशन में देखो इन सभी टर्म्स को ना आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक टर्म इस तरह से समझो कि पास्ट में इवेंट हो चुका है और तुम उसको एनालाइज कर रही हो। दूसरा इस तरीके से समझो, फ्यूचर में इवेंट होने वाला है और आप उसको अभी एस्टिमेट कर रहे हैं। दो तरीका है, दोनों ही पॉसिबल है। तो जब फ्यूचर में इवेंट होने वाला है और आप उसको एस्टिमेट कर रहे हैं तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं अंदाजा ही लगा रहे हैं। और 100% श्योरिटी के साथ आप जो भी स्टडी करें, जितना भी करें, अगर हम लोग कितना भी पढ़ाई करें, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस और फेलियर मैथमेटिकली क्या होगा, हाफ चेंज हो सकता है। कहीं मैथमेटिकली ये चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टैटिस्टिकली हम इसको मॉडिफाई करते हैं विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ योर एफर्ट। और ये इसका तरीका है हमारे पास। ये आगे जो नेक्स्ट यूनिट आप पढ़ने वाले हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको ये पता चलेगा थोड़ा ऐसा होता है तरीका जिससे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो हमें जो अभी अप्लाई करना है, जो भी मेथड, वो होता है डेटा गिवन है आपके पास, मतलब पास्ट में हो चुका है। अब आपको उसका डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस क्या है, मतलब एक्स वाई पे कितना डिपेंडेंट है और वाई एक्स पे कितना डिपेंडेंट है, आपको ये बताना है। तो इसमें एरर का टर्म नहीं आता है बहुत कहीं, ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एरर, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, कभी भी तुम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रही हो, आज करो, फ्यूचर में करो, या फिर कभी भी करो, आज से 10 साल बाद करो, 50 साल बाद करो, तब भी ये मान के चलना कि स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ के रखना है कि एरर हमेशा होगा, हमेशा ही होगा। और एरर ही वो टर्म है जो आपको हेल्प करता है किसी भी चीज का अनुमान लगाने में। किसी भी चीज का अगर अनुमान लगाना है तो विथ दिस परसेंट ऑफ एरर, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में पास करना है, ठीक है, हम पास करेंगे या फेल करेंगे, क्या करेंगे हमें नहीं पता, बट हम ये मान के चल सकते हैं, हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा सेट कर रहे हैं, तो 5% डेविएशन हो सकता है, 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, थोड़ा कम मिल जाए, तो वो उतना फिजिबल डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है जिसको आप कंसिडर करें कि ऐसा हम नहीं अचीव कर पाए उस मार्क्स को। अगर आप 99% मार्क्स सोचते हैं और अगर आप 95% मार्क्स लाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं आप अचीव कर लिए अपने गोल, अराउंड दैट अगर आ रहा है तो 5% मोर और लेस ऐसा कुछ मान लो, तो वो डेविएशन जो है वो फिजिबल है, वो 100% एक्यूरेसी कुछ नहीं होता, जितना तुम सोचे और एग्जैक्टली वही आया। 99% सोचे और एग्जैक्ट का एग्जैक्ट 99 आया, ऐसा बहुत ही कम चांस है। सो एरर यहाँ पे हमें हेल्प करता है कुछ भी डिटेक्ट करने में, स्टैटिस्टिक्स में ही एरर का रोल है, एरर डिटेक्ट करता है, एरर कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है हमें फाइंड आउट करने में, एक्चुअल रीजन और सिंप्लीफाई करने में। तो एरर का पूरा रोल अगर कहा जाए, एरर पे एक पूरा पर्टिकुलर चैप्टर ही है पूरे स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अचीविंग योर डिसीजन। और रिलेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सब में ही कहीं ना कहीं एरर है, जो कि बहुत एडवांस स्टेज है स्टडी का, तो मिनिमाइज दैट एरर, जो कि सिंपल स्टेप में तुम यहाँ अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, उससे समझ सकते हो। अगर आप वाई एक टर्म है, इनकम को एस्टिमेट करना है, आप किसी के फूड के एक्सपेंस के बेसिस पे उसका इनकम निकालना चाह रहे हैं,
तो आप 100% तो रिग्रेशन नहीं निकाल सकते, हो सकता है वो कभी आपको दिखा के ही खर्च करता हो, पता चला बाकी खर्च ही नहीं करता हो सकता है। सो एस्टिमेशन यहाँ पे इस एरर को आप मिनिमाइज कर लेंगे तो आप पहला स्टेप है वो कहीं ना कहीं अचीव कर लेंगे, समझ सकते हैं कि इससे नियर अबाउट कहीं ना कहीं आपका आंसर एस्टिमेशन जो है वो गलत नहीं होगा। और ये मैम टॉपिक, हाँ बोलो। मैम पूछ रहे हैं कि रिग्रेशन को किस चीज से डिनोट किया जाता है? bxy बताए तो रिजल्ट बताया कहाँ थी तुमने? रिग्रेशन कोएफिशिएंट को bxy एंड byx, y on x एंड x on y इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये कल क्वेश्चन हम पूछे थे, वही आज सब हमसे पूछ रहा है। मतलब मेरा सवाल घूम फिर के मेरे ही पास आ गया, है ना? मैम हाँ, बोलो। कोरिलेशन और मतलब रिलेशनशिप क्या होगा? कोरिलेशन एंड Correlation. रिलेशन, यस मैम। कोरिलेशन एंड रिलेशन में मैंने रिलेशन तो बताया था। ज्यादा डिफरेंस बताई थी, पता नहीं शायद भूल रिलेशन गए तो होंगे। यही पे, ये भी अभी जस्ट बताया, अंडर रूट bxy into byx equal to r. So product geometric mean of regression coefficient is equal to correlation coefficient. मैम अगर थ्योरी में लिखने के लिए हो, प्रैक्टिकल नहीं तो? ऐसे बहुत सारे रिलेशन में हाँ, तो आगे हम पढ़ाएंगे तो दरियानी बता जैसा देंगे, लगती आगे हो। पढ़ाएंगे तो बता देंगे, आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है? यस मैम। बोलिए, आगे बढ़ाएंगे तो इसको बता देंगे, क्योंकि वो इसमें तो चावल तू ही खा सकता है। इसको नहीं ऐसा बात नहीं है, इतना हम नहीं खा पाएंगे। इसको इसमें बहुत सारा टर्म है, बहुत सारा पॉइंट है जो अभी हम पढ़ाए ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसके बाद तो मैंने टेस्ट ले लिया था और शुरू में एक दिन मैंने थ्योरी शुरू का डिस्कस किया था, उसके बाद उसका क्वेश्चन बताया, तो बाकी जो आपके पास पीडीएफ मैंने शेयर किया है उसको अभी पूरा डील नहीं किया था, तो उसको हम बताने वाले हैं, वो बता देंगे तो फिर आपको जितना भी है वो चीज जो भी मैंने पूछा था, कंफ्यूज हो, वो सारा कुछ पता चलेगा, ठीक है? ओके देन, हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे इसको। यस मैम। तो मैंने